हेलो एवरीवन, आई वेलकम यू ऑल एट अधिष्ठान में आपका स्वागत है। सो दिस इज 1.5 ईयर करंट अफेयर सीरीज, आपकी फेवरेट 1.5 ईयर करंट अफेयर्स, जिसके अंदर हम डिफरेंट डायमेंशंस में करंट अफेयर्स पढ़ते हैं, समझते हैं, राइट। और आज के ये टॉपिक्स हैं जो अपन को अंडरस्टैंड करने हैं। देखिए बच्चों, दिस सीरीज वेरी इनोवेटिव, वेरी इंपॉर्टेंट, और इसमें हम ना सिर्फ इसमें अंदर पढ़ाई कर रहे हैं, बट इसके अंदर हम लर्न भी कर रहे हैं, मगअप भी कर रहे हैं चीज़ों को। कुछ मैं ट्रिक्स भी आपको बताता हूँ, तो लास्ट तक इस वीडियो को देखिए। दिस इज गोइंग टू बी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वीडियो फॉर यू, राइट। सो चलिए स्टार्ट करते हैं, बट उससे पहले मैं आपको बताता हूँ कि हमने और भी चीज़ें प्रीलिम्स 2026 के लिए आपके लिए लाए, बहुत ही इनोवेटिव है। जैसे एक पॉलिटी की सीरीज लेकर आए, जिसमें हम पहले आपको कॉन्सेप्ट सिखाते हैं, फिर हम आपको उसके ऊपर एमसीक्यूज कराते हैं। तो इसके आई थिंक 8 लेक्चर्स हैज बीन डन। आप इसको देख सकते हैं हमारे चैनल पर, ये आपको फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल है, राइट। इसी तरह से इकोनॉमिक सर्वे की 2 क्लासेस हमने ले लिए हैं, मतलब चैप्टर 1 ऑफ इकोनॉमिक सर्वे कंप्लीट हो गया। और भाई देखो, ये इकोनॉमिक सर्वे सिर्फ इकोनॉमिक सर्वे नहीं है, ये एक तरह से आपके प्रीलिम्स और मेंस का 1 साल का करंट अफेयर्स के अंदर कवर होता है, राइट। क्योंकि हम इसको बहुत ही रिसर्च करके डिफरेंट डायमेंशन में पढ़ाते हैं। एक क्लास देखकर देखिएगा, पता चलेगा तुम्हें इकोनॉमिक सर्वे किस तरह से पढ़ना चाहिए, राइट। ये हमारा चैनल है, इस चैनल को आप ज्वाइन कर लो, बिकॉज इस चैनल के ऊपर ही सारी इंफॉर्मेशन आपको मिल जाती है, राइट। चलिए तो लेट्स स्टार्ट अवर फर्स्ट थिंग फर्स्ट, G7 समिट। अभी G7 समिट हुआ है, और G7 समिट में इंडिया को भी इनवाइट करा गया था। इंडिया इज नॉट द मेंबर ऑफ G7, ठीक है, बट इंडिया को इनवाइट करा गया था, राइट। 51st G7 समिट हुआ है, तो ये भी आप याद रखें। और कहाँ हुआ है ये भी याद रखना है, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। कनाडा के अंदर, कनाडा इज ए मेंबर ऑफ G7। तो G7 इकोनॉमीज है क्या? G7 इकोनॉमीज पूरे वर्ल्ड की सबसे मतलब जो पावरफुल इकोनॉमीज हैं, दैट इज G7 इकोनॉमी। जैसे G20 ग्रुप है, इसमें पूरे वर्ल्ड की सबसे जो टॉप 20 इकोनॉमीज हैं वो इसके अंदर होती है। G7 के अंदर वर्ल्ड की सबसे टॉप जो होती हैं इकोनॉमीज, 7 इकोनॉमीज, वो G7 के अंदर होती है, राइट। इसका कैसा बना, क्यों बना, ये G7 ऑर्गेनाइजेशन का मतलब क्या है, ये सब चीज़ें हम अंडरस्टैंड करेंगे। बट बिफोर दैट, इसके अंदर कौन कौन से मेंबर होते हैं, G7 इकोनॉमीज कौन कौन सी होती है। तो देखो, G7 इकोनॉमीज मतलब रिच कंट्रीज, ठीक है, रिच इकोनॉमीज। तो रिच इकोनॉमीज से हमको याद आएगा रिच मैन, है ना। तो एक मैन है जो कि बहुत रिच है, राइट। अब रिच मैन जो होता है ना, ही कैन डू एनीथिंग, वो कुछ भी कर सकता है बच्चों। तो रिच मैन कैन डू एनीथिंग, ये आपको लाइन याद रखनी है, राइट। अब रिच मैन जो होता है, ज्यादातर रिच मैन का तोंद निकल जाता है ना, पेट निकल जाता है। वो क्यों निकलता है? बिकॉज वो बहुत सारे, एक तरह से आप देखेंगे, लेज खा लेता है, राइट। तो रिच मैन कैन डू एनीथिंग, एक मैन है, ही कैन डू एनीथिंग। और फिर अगर आप देखेंगे इसके बाद एक फ्रेंच फ्राइज, और आपको इसके अंदर याद करनी है, फ्रेंच फ्राइज भी ये खाता है, इसलिए इसका पेट मोटा हो जाता है। इस रिच मैन का पेट क्यों मोटा हुआ है? लेज खाई साहब ने, और बहुत सारी फ्रेंच फ्राइज खाई, ठीक है। तो आप यहां से देखो, एक कैन जो होगा ना, दैट इज कनाडा। ये लेज जो है, दैट इज इटाली, राइट। ये मैन जो है, दैट इज जर्मनी। जर्मनी की तो बहुत मनी है, ठीक है, इसलिए वो रिच इकोनॉमी में, ऐसा भी याद कर सकते हो। और ये फ्रांस, फ्रेंच फ्राइज से आपको फ्रांस याद रखना है। अच्छा, एक और बात हम इसके अंदर बताते हैं। रिच कंट्री की बात आ रही है, तो 2 कंट्री तो आपके वैसे ही दिमाग में आ गई होगी, यूएसए और यूके। इसको तो कोई भी इसकी कोई ट्रिक याद नहीं करनी है आपको, यूएसए और यूके, इसके अलावा ये कंट्रीज और हैं। अच्छा, अगर रिच मैन जो है वो कौन है? वो अगर इंडिया से है ना, तो उसका एक और ऑब्सेशन होता है। क्या ऑब्सेशन होता है? देखो, रिच मैन का आप देख रहे हैं कि इटली से, लेस से अपन ने इटली याद कर लिया, फ्रेंच फ्राइज से अपन ने फ्रांस याद कर लिया, ठीक है। और एक पान और इंपॉर्टेंट होता है, पान से अपन को याद करना है जापान, ठीक है भाई। मैन है ही, तो जर्मनी अपन ने याद कर लिया है, और यूएसए और यूके है। तो यूएसए, यूके, जर्मनी, इटली, ठीक है, फ्रांस, जापान और कनाडा, ये कंट्रीज जो हैं, दिस आर द 7 इकोनॉमीज आर नोन एज G7 कंट्रीज। अब बच्चों, कभी जिंदगी में नहीं बोलोगे, एक बार याद कर लिया तो बस आपका फिर अब याद हो जाएगा। इस इमेज को अपन को याद करना है सिर्फ। तो G7 कंट्रीज का ये तो रटने वाला चीज हो गया। अब G7 कंट्रीज फॉर्म कैसे हुई, है ना, क्या है G7 कंट्रीज के पीछे का कॉन्सेप्ट, वो अपन को इसके अंदर अंडरस्टैंड करना है। तो देखो क्या होता है कि जो वेस्टर्न इकोनॉमीज होती है ना, वेस्टर्न कंट्रीज है, जैसे यूएसए हो गया, राइट, जैसे ब्रिटेन हो गया, ये सब है ना, बहुत सपोर्ट करती थी किसको? इजराइल को, और पैलेस्टीन को अपोज करती थी, ठीक है। तो देयर प्रो इजराइल पॉलिसीज विल मेक अरब वर्ल्ड वेरी एंग्री। अरब वर्ल्ड बड़ा एंग्री हो जाएगा, गुस्से में आ जाएगा, क्योंकि पैलेस्टीन जो है ना, वो एक अरब कंट्री है, ठीक है। इसके अंदर अरब मुस्लिम्स रहते हैं पैलेस्टीन के अंदर, और इजराइल इसके ऊपर अत्याचार करता है, और तुम इजराइल का साथ दे रहे हो।
तो हम क्या करेंगे, हम तुम्हारे ऊपर ऑयल का सेंक्शंस लगा देंगे, मतलब ऑयल एम्बार्गो इन कंट्रीज ने लगा दिया जहां पर ऑयल बहुत ज़्यादा हुआ करता था। आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन, यहाँ तक सबको समझ में आ रहा है। तो सऊदी अरेबिया और ओमान, यमन, सीरिया, इन सब के अंदर क्या होगा, इन सब के अंदर कुवैत है ना, यूएई, इनके अंदर ऑयल बहुत ज़्यादा प्रोड्यूस होता है। इन्होंने कहा कि हम कोई भी ऑयल नहीं देगा वेस्टर्न कंट्रीज को, और वेस्टर्न कंट्रीज के अंदर एक तरह से मारामारी चल गई। 1973 की बात हम कर रहे हैं। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर इनकी गैस खत्म हो गई, क्योंकि गैस और ऑयल और ये सब चीज़ें प्रोवाइड ही नहीं कर रहे थे, राइट। अरब कंट्रीज प्रोवाइड ही नहीं कर रहे थे, और एज ए रिजल्ट इसके अंदर बिल्कुल चक्का डाउन हो जाएगा, बिल्कुल लॉकडाउन इसके अंदर लग जाएगा। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया। तो यहाँ तक पढ़ लेते हैं। प्रो इजराइल पॉलिसी ऑफ यूनाइटेड स्टेट देन लेट लीबिया, सबसे पहले लीबिया करता है एम्बार्गो लगा देता है सभी ऑयल शिपमेंट में यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के। ठीक है, द सेम सूट वाज फॉलोड बाय द सऊदी अरेबिया एंड अदर अरब ऑयल प्रोड्यूसिंग स्टेट्स। ऑयल स्टॉप फ्लोइंग टू द अमेरिका एंड द वेस्टर्न यूरोप कंट्रीज। वेस्टर्न यूरोप कंट्रीज और अमेरिका के अंदर ऑयल जो होता है वो जाना बंद हो जाता है, राइट। आई होप दिस इज क्लियर। फिर इसके बाद क्या होता है ये अंडरस्टैंड अपन करते हैं। तो फिर है ना, ये कंट्री सोचती है कि यार हमको है ना मिलकर इससे लड़ना पड़ेगा, इस ऑयल क्राइसिस से, 1973 के ऑयल क्राइसिस से। तो यहाँ पर देखो, इससे पहले ही जब ऑयल क्राइसिस होते हैं उससे पहले 25 मार्च को यूएस सेक्रेटरी ऑफ ट्रेजरर, मतलब वहाँ का फाइनेंस मिनिस्टर जॉर्ज शोल्ट्ज, ठीक है, कन्वेंट एन इनफॉर्मल गैदरिंग ऑफ फाइनेंस मिनिस्टर, जिसमें वेस्ट जर्मनी, फ्रांस और यूनाइटेड किंगडम आता है, और इसको बोला जाता है लाइब्रेरी ग्रुप। इन चार कंट्रीज को, यूएसए, जर्मनी, फ्रांस और यूनाइटेड किंगडम को लाइब्रेरी ग्रुप बच्चों बोला जाता है। आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन। इन मिड जापान आल्सो बिकम द मेंबर, फिर जापान भी आता है और इसको ग्रुप ऑफ 5 बोल दिया जाता है, G5 कंट्रीज बोल दिया जाता है, राइट। इसके बाद इटली भी आएगा और कनाडा आएगा, और लास्ट जो होता है वो कनाडा होता है। ये भी आपको याद रखना है कि लास्ट में कौन आया था, कनाडा लास्ट में आया था, राइट। तो ये जो होती हैं, दिस इज नोन एज व्हाट, दिस इज नोन एज G7 कंट्रीज। इनको G7 कंट्रीज बोला जाता है, जो कि अब पूरी इकोनॉमी, वर्ल्ड की कोई भी इकोनॉमी क्या कर रही है, उसके अंदर किस तरह के ऐसे ऑयल क्राइसिस ना आए, इन सबको मैनेज करने के लिए G7 ग्रुप्स यहाँ पर बनाया गया है, राइट। तो अभी G7 ग्रुप की, G7 समिट की एक समिट हुई थी, राइट, 51st समिट, और इसके अंदर अगर आप देखें तो कानाक्रिस वाइल्ड फायर चार्टर यहाँ पर अडॉप्ट करा गया था। ए होल ऑफ सोसाइटी अप्रोच इंक्लूडिंग इंडिजिनियस नॉलेज, सस्टेनेबल फॉरेस्ट मैनेजमेंट एंड अवेयरनेस कैंपेन। तो अभी ये आ सकता है कानाक्रिस चार्टर क्या है, तो एक तरह से इंडिजिनियस नॉलेज यूज करें जिससे सस्टेनेबल फॉरेस्ट मैनेजमेंट हो। ये G7 समिट के अंदर ये डिसाइड करा गया। दूसरा, G7 के अंदर एक क्रिटिकल मिनरल्स एक्शन प्लान ये भी बनाया गया, जिसमें सिक्योर सस्टेनेबल एंड रेजिलिएंट सप्लाई चेन ऑफ द क्रिटिकल मिनरल्स। क्रिटिकल मिनरल्स की सप्लाई चेन जो होगी वो एक तरह से क्या करें, क्रिटिकल मिनरल्स आते रहे, बिकॉज क्रिटिकल मिनरल्स में अगर आप देखेंगे 60% ऑफ क्रिटिकल मिनरल्स आर इन हैंड ऑफ द चाइना। तो ये चाहते हैं कि भाई सप्लाई चेन बहुत अच्छी बन जाए, साउंड बन जाए, इसके लिए इन्होंने G7 क्रिटिकल मिनरल्स एक्शन प्लान बनाया। इसके अलावा एक तरह से की इनिशिएटिव ऑन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इज ऑल्सो देयर, जिसको GAIN बोला गया है। तो रिसेंटली गेन इज इन द न्यूज, तो ये क्या है, तो G7 आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस नेटवर्क है। आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन। इस तरह से आपको इसके अंदर पढ़ना है। तो G7 की सारी कंट्रीज हमने याद कर ली, G7 समिट में क्या हुआ ये अपन ने याद कर लिया, और G7 ग्रुप बना क्यों ये भी अपन ने इसके अंदर याद कर लिया। नेक्स्ट जो है दैट इज इकोवास। इकोवास मतलब इकोनॉमिक कम्युनिटी ऑफ द वेस्ट अफ्रीकन स्टेट, दैट इज नोन एज इकोवास। देखिए बच्चों, इकोवास जो ऑर्गेनाइजेशन है ये एक तरह से, इसका अभी क्यों न्यूज में, क्योंकि इसको 50 साल हो गए, राइट, 50 साल हो गए। और ये जो ऑर्गेनाइजेशन है दैट इज पॉलिटिकल और इकोनॉमिक यूनियन है, जिसके अंदर 15 कंट्रीज आर देयर, 15 कंट्रीज आर देयर, ठीक है। तो हम इसके बारे में पढ़ते हैं। देखो, ये जो ऑर्गेनाइजेशन बनी थी 1975 में लागोस के अंदर बनी थी, लागोस नाइजीरिया, और इसीलिए इसको बोला जाता है कि ऑर्गेनाइजेशन बनी थी ट्रीटी ऑफ लागोस से, ट्रीटी ऑफ लागोस से। आई होप दिस इज क्लियर। और ये सारी कंट्रीज इसके अंदर है, राइट, ये सारी कंट्रीज अगर आप देखेंगे तो इसके अंदर है। मैं मैप में भी इसके अंदर आपको दिखाता हूँ, राइट। तो देखो, इकोवास मार्क्ड 50th एनिवर्सरी दिस ईयर, राइट, और यहाँ पर इट इज ए रीजनल पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक यूनियन ऑफ 15 कंट्री लोकेटेड इन द वेस्ट अफ्रीका। वेस्ट अफ्रीका के अंदर, तो ये पूछ सकते हैं ईस्ट अफ्रीका के अंदर है क्या, राइट, है ना, नॉर्थ अफ्रीका के अंदर है क्या, नहीं, वेस्ट अफ्रीका के अंदर ये है। अभी मैप में आपको दिखाया भी जाएगा। एस्टैब्लिश इन 1975 बाय साइनिंग द ट्रीटी ऑफ लागोस, ट्रीटी ऑफ लागोस साइन करके ये ऑर्गेनाइजेशन बनाई गई थी।
तो गोल ऑफ इकोवास टू अचीव कलेक्टिव सेल्फ सफिशिएंसी, कि सब कंट्रीज मिलकर एक सेल्फ सफिशिएंट कंट्रीज बने फॉर इट्स मेंबर स्टेट बाय क्रिएटिंग ए सिंगल लार्ज ट्रेड ब्लॉक बाय बिल्डिंग अ फुल इकोनॉमिक एंड ट्रेड यूनियन। फुल इकोनॉमिक और ट्रेड यूनियन बनाने की इनकी बात है। तो ये इकोनॉमिक ट्रेड यूनियन बनाना चाहती है इन 15 कंट्रीज को मिलकर, जिससे कि इनका एक सेल्फ सफिशिएंसी, इनको किसी की जरूरत ना पड़े, खुद ही अपना सारा काम कर ले। इट आल्सो सर्व एज ए पीस कीपिंग फोर्स इन द रीजन, इस रीजन के अंदर पीस कीपिंग फोर्स की तरह भी ये काम करती है, राइट। तो आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन। तो दिस इज द वेस्टर्न पार्ट। अगर आप देखोगे अफ्रीका का ये वेस्टर्न पार्ट है और ये सारी कंट्रीज जो हैं, राइट, ये कंट्रीज 15 कंट्रीज आर देयर, बेनिन, बुर्किना फासो, केप वर्दे, कोटे डी अवोरी, गैम्बिया, घाना, गुनिया बिसाऊ, राइट, लिबेरिया, माली, नाइजीरिया, सियोरा लियोनी, सेनेगल एंड टोगो। ये सारी कंट्रीज है और अप्रोक्सीमेटली 400 पीपल्स आर लिविंग इन दिस एरियाज। तो इसका ऑब्जेक्टिव क्या है? यही है कि भाई सिंगल कॉमन करेंसी बनाए, राइट। लार्जर एम आने वाले समय में हम एक खुद की कॉमन करेंसी बनाएंगे। क्रिएट ए सिंगल लार्ज ट्रेडिंग ब्लॉक्स इन द एरियाज ऑफ द इंडस्ट्री, ट्रांसपोर्ट, टेलीकम्युनिकेशन, एनर्जी, फाइनेंशियल इशूज एंड सोशल एंड द कल्चरल मैटर्स। और बॉर्डरलेस, एक तरह से ये रीजन जो है उसको बॉर्डरलेस बनाए, दैट इज वेल इंटीग्रेटेड। इकोवास इज मेंट टू बी द रीजन गवर्न इन अकॉर्डेंस विद द प्रिंसिपल ऑफ डेमोक्रेसी, रूल ऑफ लॉ, गुड गवर्नेंस। इस तरह से ये सब कुछ इसकी वेबसाइट पे लिखा हुआ है। आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन। तो इकोवास ऑर्गेनाइजेशन ऐसे पूछा जाएगा, सबसे पहले तो याद करना है अफ्रीका की है, और अफ्रीका के अंदर भी वेस्ट अफ्रीका की है, जिसके अंदर 15 कंट्री है, जिसका जो कि इकोनॉमिक और पॉलिटिकल यूनियन है, जो इकोनॉमिक डायमेंशन में सेल्फ सफिशिएंसी क्रिएट करना चाहती है। और पॉलिटिकल डायमेंशंस के अंदर अगर हम बोले तो बहुत सारे इश्यूज जैसे सोशो कल्चरल मैटर्स, इन सबको, और इनकी एक तरह से पीस कीपिंग फोर्सेस भी हैं, राइट, जो कि इस एरिया के अंदर पीस कीप हो सके, ठीक है, शांति बनी रहे, इसके लिए काम करती है, राइट। नेक्स्ट इज ग्रेट ग्रीन वॉल इनिशिएटिव। ग्रेट ग्रीन वॉल इनिशिएटिव अभी आप देखते हैं कि ये हुआ था और बहुत ही मतलब इसका हाइप हुआ था कि भाई अब देखो ये कितना अच्छा इनिशिएटिव कर रहे हैं अफ्रीकन कंट्रीज के अंदर। बट जैसे भी कोई अफ्रीका कंट्रीज के अंदर प्रोजेक्ट स्टार्ट होता है तो थोड़े ही दिनों में वहाँ पे चैलेंजेस आने लग जाते हैं। इसी तरह से ग्रेट ग्रीन वॉल इनिशिएटिव के अंदर भी चैलेंजेस आने लगे, राइट। ग्रेट ग्रीन वॉल क्या है? देखो ये जो है यहाँ पर ग्रेट ग्रीन वॉल बनाया जा रहा है और ऊपर अगर आप देखोगे तो सहारा डेजर्ट इज देयर। अब ये सहारा डेजर्ट जो है ना वो फैल रहा है अफ्रीका की और भी कंट्रीज के अंदर फैल रहा है। तो ये सहारा डेजर्ट ना फैले और कंट्रीज के अंदर, इसके लिए ग्रीन वॉल, दीवार बनाई जा रही है कि भैया हम तेरे को आगे नहीं आने देंगे सहारा डेजर्ट। और ये जो रीजन है दैट इज नोन एज साहेल रीजन, जिसके अंदर ये दीवार बना रहे हैं, ग्रेट वॉल बना रहे हैं। तो यहाँ पर देखो ये साहेल रीजन है और साहेल रीजन की ये जो कंट्रीज है, ठीक है, मॉरिटानिया, माली, नाइजर, ठीक है, चैड, सूडान, है ना, और एरिट्रिया, राइट, ये कंट्रीज जो हैं यहाँ पर अपने इस रीजन के अंदर एक तरह से क्या है, ग्रीन वॉल बनाना चाह रही है। ठीक है, ग्रीन वॉल मतलब कि ग्रीन कलर के प्लांट हैं, ग्रीन कलर की वेजिटेशंस यहाँ पर बना रही है, जिससे कि सहारा डेजर्ट यहीं पर रुक जाए, आगे न आए। दिस विल क्रिएट ए ऑब्स्टिकल फॉर द डेजर्ट। डेजर्ट के लिए स्ट्रिकल होगा और डेजर्ट यहीं पे, नहीं तो पूरा का पूरा एरिया एक समय पे डेजर्ट हो जाएगा। तो एक्सटेंड साउथ ऑफ द सहारा फ्रॉम द सेनेगल इन द वेस्ट टू द इथोपिया इन द ईस्ट ऑफ द अफ्रीका। ईस्ट ऑफ द अफ्रीका के अंदर इथोपिया तक ये जाएगा, राइट। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये जो है वास्ट एरियाज ऑफ फॉर्मली फर्टाइल रीजन्स आर नाउ वर्चुअली अनकल्टिवेटेड ड्यू टू द ड्रॉट। और इसके कारण इस तरह से ये है साहिल रीजन में, किसी जमाने में बहुत ही फर्टाइल एरिया हुआ करता था, अब अनकल्टिवेटेड हो गया, बिकॉज यहाँ पर सहारा डेजर्ट जो है यहाँ पर डेजर्टिफिकेशन हो गया इन कंट्रीज के अंदर, राइट। इट वॉज लॉन्च इन 2007 बाय द अफ्रीकन यूनियन। और आइडिया ये है कि बैंड ऑफ ट्रीज अबाउट 8000 किलोमीटर लॉन्ग एंड 8 किलोमीटर वाइड स्ट्रेचिंग अक्रॉस द अफ्रीका फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट, ये हम इसके अंदर ट्रीज लगा दें ऐसे। और ग्रेट ग्रीन वॉल जो प्रोग्राम होगा एम टू रिस्टोर 100 बिलियन हेक्टेयर ऑफ द डिग्रेडेड इकोसिस्टम अक्रॉस 11 कंट्रीज इन द रीजन। 11 कंट्रीज के अंदर, ये 11 कंट्रीज के नाम आपको याद रखने पड़ेंगे। 100 मिलियन हेक्टेयर ऑफ डिग्रेडेड इकोसिस्टम को रिस्टोर करने का काम यहाँ पर करा जा रहा है। तो ये आपको याद रखना है, 100 मिलियन हेक्टेयर ये है इसका गोल, राइट। और बाय 2030 इसको क्या करना है, इतना 250 मिलियन ऑफ टन ऑफ कार्बन को स्क्वेस्टर करना है। तो दिस इज हाउ यू हैव टू अंडरस्टैंड कि ऐसे प्रीलिम्स में क्वेश्चन पूछे जाएंगे। और 10 मिलियन जॉब, तो तीन चीजें, एक तो 100 मिलियन हेक्टेयर, ठीक है, एक 10 मिलियन जॉब
और यहाँ पर 250 मिलियन टन ऑफ कार्बन यहाँ पर सिंक प्रोड्यूस करना है, राइट, कार्बन सिंक प्रोड्यूस करना है बाय 2030। इस एक ग्रेट ग्रीन वॉल प्रोजेक्ट से ये सब चीज़ें हो जाएंगी। तो डिस्पाइट इस नेम ग्रेट ग्रीन वॉल प्रोजेक्ट इज मच मोर कॉम्प्रिहेंसिव देन द वॉल ऑफ द ट्रीज अक्रॉस द कॉन्टिनेंट। सिर्फ यही नहीं कर रहे हैं, हम ये कह रहे हैं होप्स टू रिस्टोर सवानास, ग्रास, फार्मलैंड, ये सब इससे रिस्टोर हो जाएंगे अफ्रीका के अंदर। एज इट इज ए कोलैबोरेटिव एफर्ट, वेरियस मेथड्स आर बीइंग इम्प्लीमेंटेड टू ब्रिंग द ग्रीन वर्ल्ड टू द लाइफ। आप यहाँ पर देखो, आप इसके अंदर देख सकते हैं आप कैसे नहीं बड़े बड़े पेड़ लगा रहे हैं, राइट। इस तरह से यहाँ पर अलग अलग लोकल कम्युनिटीज जो हैं वो पार्टिसिपेट कर रही है। और देखो ये सब चीज़ें झाड़ वाड़ हटाकर यहाँ पर ये जो पहले सूखी झाड़ यहाँ पर है, इन सबको यहाँ पर क्लीन करा जाएगा। और देखिए ग्रीन वेजिटेशन यहाँ पर लगाई जा रही है। इसके अंदर है ना एक ओएसिस फार्मिंग यूज करी जा रही है। ओएसिस फार्मिंग इज एन एग्रीकल्चर प्रैक्टिस। अब ये भी पूछा जा सकता है, इन एरिड और डेजर्ट रीजन वे वाटर इज स्कार्स। अब यहाँ पर पानी की बहुत कमी है, तो पानी क्योंकि डेजर्ट हो गया सब कुछ, सारा डेजर्ट आ गया। इट इन्वॉल्व्स growing crop and nutriting vegetation around the natural water sources such as spring or the well. Rehabilitating oasis farming methods allows for sustainable food production. तो आसपास कुछ स्प्रिंग या वेल हो, उसके आसपास यहाँ पर इस तरह से बनाना। एक होता है एग्रो फॉरेस्ट्री। एग्रो फॉरेस्ट्री का मतलब क्या है कि नेटिव ट्रीज लगाओ, शब्स लगाओ, ये सब लगाओ, राइट, एंड लाइव स्टॉक को भी मेंटेन रखो, राइट। तो यहाँ पर देखो क्या है कि एग्रीकल्चर भी करो और फॉरेस्ट्री भी करो एक तरह से, बाय प्लांटिंग मोर ट्रीज टू सपोर्ट लोकल फार्मिंग। एग्रो फॉरेस्ट्री एनहांसेस बायोडाइवर्सिटी, इंप्रूव हेल्थ एंड वाटर मैनेजमेंट, कैन प्रोवाइड सस्टेनेबल लॉन्ग टर्म एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस दैट कैन बेनिफिट व्हाट लोकल कम्युनिटीज। तो एग्रो फॉरेस्ट्री और ओएसिस रिहेबिलिटेशन ऐसी चीजें भी यहाँ पर हो रही हैं, ये आपको इसके अंदर याद रखना। फिर कंट्रीज सेलेक्टेड एज इंटरवेंशन जोन्स ऑफ द ग्रेट ग्रीन वॉल्स, और ये इसके अंदर ये कंट्रीज हैं, इसको अपन को याद रखना है। इन कंट्रीज को दिस आर द 11 कंट्रीज, इसमें पूछा जा सकता है कौन सी 11 कंट्रीज, है ना साहब। आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन। अब नेक्स्ट जो हम पढ़ रहे हैं दैट इज व्हाट यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट काउंसिल। यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट काउंसिल क्या है ये अपन इसके अंदर समझते हैं, ठीक है। देखो साहब, ह्यूमन राइट्स जो होते हैं दैट आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट्स, ठीक है। अगर ह्यूमन राइट जो होंगे वो किसी देश के अंदर नहीं होंगे तो देश के अंदर ऑटोक्रेसी होगी। ह्यूमंस का जैसे हम देखते हैं कि भाई जर्मनी एट द टाइम ऑफ हिटलर, वहाँ पे ह्यूमन राइट का वायलेशन इतना हुआ, इतना सारा ह्यूमन के तो अत्याचार हुआ। तो ह्यूमन राइट्स का मतलब क्या होता है ये समझो कि क्योंकि तुमने धरती पे ह्यूमन की तरह जन्म लिया है तो तुम्हारे पास सर्टेन अनएलिनेबल राइट्स शुड बी देयर, राइट। कुछ अनएलिनेबल राइट्स होने चाहिए जो कि सभी कंट्रीज को फॉलो करा जाए। जहां पर भी इस तरह के अधिकारों का जो कि मूलभूत अधिकार होते हैं उनका वायलेशन हो रहा है तो वहां पर यूनाइटेड नेशन जो होता है उसने एक बॉडी बना रही कि ह्यूमन राइट काउंसिल, वो उस चीज को देखता है कि कहीं पर इस तरह से वायलेशन तो नहीं हो रहा है। तो अभी न्यूज में इसलिए इंडिया वाज सिलेक्टेड और इलेक्टेड अनअपोज्ड फॉर ए 3-year टर्म टू यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट काउंसिल फॉर द 7th टाइम। लगातार 7वीं बार, मतलब 7th टाइम इंडिया क्या है, लगातार नहीं 7th टाइम इंडिया जो है इसका एक मेंबर बनी, राइट, यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट काउंसिल का। तो यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट काउंसिल इज क्रिएटेड बाय जनरल असेंबली इन द मार्च 2006 एज ए प्रिंसिपल यूनाइटेड नेशन एंटिटी डीलिंग विद द ह्यूमन राइट्स। Membership, it has 47 members elected annually by United Nations General Assembly serving 3-year terms with a maximum 2 consecutive year। लगातार 2 consecutive year कर सकते हैं आप, और 47 मेंबर कंट्रीज के अंदर ये हर 3 साल के अंदर ये चीज घूमती रहती है, राइट। मेंबरशिप हर 3 साल के अंदर मेंबरशिप घूमती रहती है, राइट। तो आप जैसे 3 साल के लिए कर सकते हैं, फिर 3 साल के बाद फिर आप एक और बार 3 साल के लिए इलेक्ट हो सकते हैं, है ना। फिर उसके बाद एक और बार 3 साल के लिए इलेक्ट नहीं हो सकते, मेंबर नहीं बन सकते। 47 कंट्रीज का एक तरह से ग्रुप है। द मेंबर्स वर इलेक्टेड बाय द असेंबली थ्रू सीक्रेट बैलेट फॉर ए टर्म ऑफ 3 years। 3 साल के लिए इसके अंदर करते हैं। तो मेंबर मीट अराउंड 3 times इन ए ईयर। एक साल में 3 बार ये मिलते हैं, और यहाँ पे बहुत सारे नॉन बाइंडिंग रेजोल्यूशंस ये करते हैं एंड रिकमेंडेशन बाय द मेजोरिटी वोट। द काउंसिल आल्सो अलाउज सिविल सोसाइटी ग्रुप्स, वो भी आए और ये बताएं कि भाई देखो इन मेंबर स्टेट्स के अंदर, यूनाइटेड नेशन की इन मेंबर स्टेट्स के अंदर ह्यूमन राइट्स का वायलेशन हो रहा है। तो इस तरह से आप इसके अंदर समझ सकते हैं। अब नेक्स्ट जो है अपना टॉपिक है दैट इज चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर। चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर ए वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, और ये हमेशा ही न्यूज में रहेगा, राइट। जब तक चाइना और पाकिस्तान साथ में है, जब तक चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर।
अब चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर होता क्या है, ये हम थोड़ा सा कॉन्सेप्ट अंडरस्टैंडिंग करेंगे, बट बिफोर दैट फॉरेन मिनिस्टर ऑफ चाइना पाकिस्तान एंड अफगानिस्तान एग्रीड टू एक्सटेंड द चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर टू अफगानिस्तान। अब इसको हम अफगानिस्तान तक लेकर जाएंगे, चाइना पाकिस्तान ने ये डिसाइड करा और अफगानिस्तान ने भी ये डिसाइड यहाँ पर कर लिया है, दैट्स वाई इट इज इन द न्यूज। अब ये है क्या, इसको मैप से अपन समझते हैं। देखिए चाइना के अंदर एक प्रोविंस है दैट इज नोन एज जिनजियांग प्रोविंस, और जिनजियांग प्रोविंस अगर हम देखेंगे तो लैंड लॉक्ड है और यहाँ पर इतना डेवलपमेंट हो नहीं पाया बिकॉज ऑफ इट्स लैंड लॉक करेक्टरिस्टिक्स, है ना। तो यहाँ पर इस चाइना ये चाहता है कि ये जो जिनजियांग प्रोविंस है ना, इसको किसी तरह से इंडियन ओशन से जोड़ दूंगे, और इसके एक दो जियोपॉलिटिकल सिग्निफिकेंस भी वो भी मैं आपको बताऊंगा। तो ये चाहता है कि एक पोर्ट से ये इनका हिंटरलैंड वाला एरिया है वो जुड़ जाए, जिससे कि इसका भी डेवलपमेंट हो सके। और ये जो हो रहा है, ये पास हो रहा है, काशगर नाम की एक टाउन है, वहां से स्टार्ट हो रहा है चाइना के अंदर। और ये देखो हमारे पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर में से, जो हमारा कश्मीर है उसमें से ये पास हो रहा है। तो हमको तो दिक्कत होगी ना कि भाई हमसे बिना पूछे हमारे कश्मीर में से कैसे पास कर लिया। अभी ये तो क्या है, पाकिस्तान ने कब्जा रखा है, पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर है, एक दिन ये हमारा होने वाला है। तो भाई हमारे एरिया में से चाइना जो है कॉरिडोर निकाल रहा है पाकिस्तान की मदद से, ये यहाँ पर देखने को मिल रहा है। जिनजियांग प्रोविंस के नॉर्थ रीजन से कनेक्ट करते हुए काशगर को आपको एक तरह से ग्वादर पोर्ट तक ये लेकर जा रहा है, ठीक है। आई होप दिस इज क्लियर। तो दिस इज द जिनजियांग प्रोविंस से लेकर ग्वादर पोर्ट तक ये कनेक्ट कर रहे हैं, राइट। ये कॉरिडोर जो होता है दैट इज नोन एज चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर। अब देखो मजे की बात, ये कॉरिडोर हमारे एरिया के अंदर से पास हो रहा है, ये पाकिस्तान का एरिया नहीं है ना साहब, ये हमारा एरिया, ये तो इसने कब्जा रखा है पाकिस्तान ने जबरदस्ती का, और हमारे एरिया में से पास होकर हो रहा है, और इसको बोला जा रहा है सी पैक, चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर। तो कितनी गलत बात है, हमारी तो सोवरेंटी हिला के रख दी इसने। तो हमने कहा कि हम कभी भी इस चीज को नहीं मानेंगे, और ये जो चीज थी ना, ये चाइना की एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है, BRI बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव, इसका पार्ट है, और जिसमें चाइना कह रही है सभी कंट्रीज को वर्ल्ड की कि भाई आओ और हमारे इस कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट के अंदर मिलो, जिससे कि हम एक वर्ल्ड इकोनॉमीज को इंटीग्रेट करने का काम कर रहे हैं। और उसका ही एक ये पार्ट है दैट इज सी पैक कॉरिडोर, 3000 किलोमीटर लॉन्ग रूट, जो कि चाइना का जिनजियांग प्रोविंस का काशगर जो है टाउन, उसको लिंक कर रहा है किससे, ग्वादर पोर्ट से। अब ये देखो, आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन। तो सीपैक इज 3000 किलोमीटर लॉन्ग रूट ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट कनेक्टिंग पाकिस्तान ग्वादर पोर्ट इन बलूचिस्तान टू राइट नॉर्थ वेस्टर्न जिनजियांग रीजन, और सीपैक इज ए पार्ट ऑफ चाइनाज मोस्ट एम्बिशियस बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव। इसी कारण से, क्योंकि बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव का एक पार्ट है सीपैक, हम बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के अंदर भी पार्टिसिपेट नहीं कर रहे, बिकॉज हम चाइना से कह रहे हैं कि भाई ये क्या मतलब हुआ, आप तो हमारी एक तरह से सोवरेंटी और इंटेग्रिटी को क्या कर रहे हो, हैम्पर कर रहे हो, राइट। आई होप दिस इज क्लियर। तो यहां तक आपको इसके अंदर समझ में आया। अब देखो चाइना का वन बेल्ट वन रोड इनिशिएटिव या फिर बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव क्या है, ये अपन इसके अंदर समझते हैं। तो चाइना का बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव जो है वो इसमें एक प्रोजेक्ट को इस तरह से बोल रखा है चाइना ने कि हम सारी वर्ल्ड की इकोनॉमीज को इंटीग्रेट करेंगे, बड़े बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट बनाएंगे और सारा का सारा इंटीग्रेट कर देंगे, है ना। मैरीटाइम अगर हम देखें तो साउथ ईस्ट एशिया, इंडियन ओशन, रेड सी, मेडिटेरियन सी, इसको कनेक्ट कर लेंगे। सिल्क रोड इकोनॉमिक रोड बेल्ट के अंदर सेंट्रल एशिया, यूरोप, मेडिटेरियन सी कंट्रीज, राइट, वेस्ट एशिया और मिडिल ईस्ट, इन सबको हम क्या करेंगे, इन सबको हम कनेक्ट करेंगे, और इससे हम एक बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव नाम का प्रोग्राम चलाएंगे, जिसमें दो चीजें होंगी, एक तो सिल्क इकोनॉमिक रोड बेल्ट, और दूसरी जो है दैट इज मैरीटाइम सिल्क रोड, राइट। आई होप दिस इज क्लियर। तो इस तरह से यहाँ पर सारे मैरीटाइम सिल्क रोड में सारे ओशंस को कनेक्ट कर रहे हैं। एक्चुअली क्या हो रहा है, चाइना एक एक्सपोर्ट ओरिएंटेड कंट्री है बच्चों, तो वो जितना ज्यादा दूर दूर तक फैले, उसका ज्यादा से ज्यादा एक्सपोर्ट हो, उसके लिए वो क्या कर रहा है, बहुत सारे इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स बना रहा है, और इन इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स को बोल रहे हैं बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव, बोल रहे हैं हम तो वर्ल्ड की भलाई के लिए काम कर रहे हैं, जिससे कि इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी हो, सब जगह इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कर रहे हैं, मैरीटाइम डायमेंशन में भी और रोड डायमेंशन में भी। बट इसका प्लान क्या है, इसका प्लान ये है कि सभी को एक तरह से अपने डेट ट्रैप के चंगुल में फंसा ले, जाए उसके पास और बोले साहब हम तो आपका है ना बहुत हितैषी हैं, आपके यहाँ पर डेवलपमेंट करना चाहता है। वो बोलेगा भाई कर दे डेवलपमेंट, तो लोन पे डेवलपमेंट करते हैं और उसको डेट ट्रैप में फंसाते हैं, फिर वो जो आप कहते हो वही वो करता है,
राइट। आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन। तो कुछ इस तरह से इन सारी कंट्रीज ने चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर को पार्टिसिपेट कर रही हैं सारी कंट्रीज, है ना, पर भारत नहीं कर रही। यू नो द रीजन, ठीक है। तो मैंने यहाँ पर लिख दिया, यहाँ पढ़ लेना। और कुछ इस तरह का प्रोजेक्ट ये बनेगा, राइट, जिसके अंदर सभी ओशियंस कनेक्ट होने हैं, देखिए आप, और रोड से भी कनेक्शन हो रहा है। रेड वाला जो है दैट इज लैंड रूट, राइट, और ये जो है सी रूट है। तो BRI प्रोग्राम 2013 के अंदर स्टार्ट हुआ था। साउथ ईस्ट एशिया, सेंट्रल एशिया, गल्फ रीजन, अफ्रीका, यूरोप विद ए नेटवर्क ऑफ द लैंड एंड द सी रूट्स। इट पेव द वे फॉर चाइना कि वो मिडिल ईस्ट तक, ग्वादर पोर्ट तक और इस तरह से जाए, है ना। अब आप यहां पर देखोगे तो एक और इंपॉर्टेंट चीज आप यहां पर देखने की कोशिश करना। ये जो सी पैक कॉरिडोर बना रहा था, जहां पर ये ग्वादर पोर्ट के अंदर इसको एक्सेस मिल रहा है चाइना को, इसके पीछे एक चाइना डिलेमा नाम से एक स्ट्रेट है, इसका नाम है स्ट्रेट ऑफ मलाका। उसको चाइना डिलेमा भी कहा जाता है, ये वाला जो एरिया है ना। तो चाइना को अगर ये वाला सी पैक कॉरिडोर हटा देना तो चाइना को ओनली एक्सेस टू द सी, इंडियन ओशन, है ना, इंडियन ओशन का एक्सेस, ये इतना एक नैरो स्ट्रिप है, ठीक है, जिसको हम बोलते हैं नैरो स्ट्रेट है, दैट इज नोन एज स्ट्रेट ऑफ मलाका के अंदर से होकर गुजरना होता है इसको। और दैट इज चाइनाज डिलेमा, बिकॉज अगर यहाँ पे इंडिया दो अपने INS भी खड़ा कर देगा ना तो ये जगह रुक जाएगी, तो चाइना का इंडियन ओशन से कनेक्शन ही खत्म हो जाएगा। तो चाइना चाहता है कि एक बैकडोर एंट्री रहे इंडियन ओशन से, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा मैं इंडियन ओशन के अंदर पार्टिसिपेट कर सकूँ। और यहाँ पर इसीलिए ग्वादर पोर्ट प्ले इंपॉर्टेंट रोल। ग्वादर पोर्ट एक तरह से इंडिया को घेरने का भी एक तरीका है कि भाई चाइना के यहाँ पर ट्रूप्स रहेंगे तो इंडिया थोड़ा शांत बैठा रहेगा या इंडिया के ऊपर प्रेशर क्रिएट रहे। दैट इज नोन एज नट क्रैकर पॉलिसी, जो हम नट क्रैकर पॉलिसी, और जिसके अंदर हम स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स पॉलिसी, राइट। चलिए अब कलादान मल्टी मॉडल ट्रांजिट ट्रांसपोर्ट प्रोजेक्ट हम इसके अंदर समझते हैं। यूनियन मिनिस्टर सेड दैट KMTTP विल बी ऑपरेशनल बाय 2027। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस, हमारी नॉर्थ ईस्ट की कनेक्टिविटी के लिए, हमारी कनेक्टिविटी के लिए, हमारा ट्रेड बढ़ाने के लिए, नॉर्थ ईस्ट रीजन को डेवलप करने के लिए दिस प्रोजेक्ट इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट, राइट। देखो भाई ये प्रोजेक्ट क्या है, ये आपको इसके अंदर समझो। दिस इज ए कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट, जिसके अंदर हम अपनी ही नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट से, क्योंकि ऊपर देखेंगे तो अपन चिकन्स कॉरिडोर, चिकन स्नैक बनी हुई है ऊपर, राइट, तो वहां से तो हम जाएंगे तो बड़ा ट्रैफिक रहता है वहां पर ना। चिकन नेक जो है हमारा इंडिया का मेन पार्ट जो नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट से कनेक्टेड है, वो चिकन नेक के थ्रू जाता है सिक्किम की साइड से, राइट। तो वहां तो बहुत ही नैरो पैसेज है ना हमारा कनेक्ट, तो हम ज्यादा से ज्यादा और कनेक्शन इसके अंदर करें। तो एक कलादान मल्टी मॉडल प्रोजेक्ट, मल्टी मॉडल का मतलब समझो डिफरेंट डिफरेंट तरह के मोड्स हैं इसके अंदर, ठीक है। यहां पर देखो कोलकाता से स्टार्ट हो रहा है लैंड, फिर सी, राइट, फिर यहां पर अगर आप देखेंगे यहां पर रिवर, एक मोड फिर चेंज करा, रिवर के बाद फिर हाईवे, फिर रोड, राइट। तो इस तरह से मल्टी मॉडल है, राइट। यहां पर हम क्या कर रहे हैं, कोलकाता से निकलकर सी रूट कवर कर रहे हैं। सी रूट से सीतवे नाम की जगह पर यहां पर पहुंचेंगे, राइट। सीतवे नाम की जगह पहुंचने के बाद यहाँ पे सीतवे पोर्ट पर पहुंचने हम ये पोर्ट डेवलप कर देंगे। इसके बाद हम रिवर के अंदर बोट से जाएंगे पलेतवा, ठीक है, पलेतवा से कलेतवा, राइट, यहाँ पर पलेतवा, राइट। यहाँ पर क्या है, यहाँ पर एक तरह से हमने हाईवे बनाया। इवन हम कहेंगे पलेतवा से ऐजवाल तक, ऐजवाल कहाँ है, मिजोरम के अंदर हमने एक कनेक्टिविटी हाईवे इसके अंदर बना रखा है, जिससे कि हम मिजोरम से कनेक्ट हो जाएंगे, राइट। तो इस तरह से ये रहेगा। कोलकाता से हुगली रिवर के अंदर हम जा रहे हैं। सबसे पहले एक मोड तो हमने पहले हुगली रिवर तक का कवर करा, फिर सी के अंदर चले गए, फिर सी से फिर हम रिवर में चले गए, रिवर से फिर ये एक तरह से हाईवे, राइट। ये हाईवे, ये सब कुछ हम डेवलप कर रहे हैं जिससे कि हमारा एक तरह से कनेक्टिविटी हो जाए, नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट से कनेक्टिविटी यहाँ पर हो जाए। मिजोरम से हमने जैसे कनेक्ट कर लिया, फिर सारे नॉर्थ ईस्ट के अंदर पहुंच सकते हैं। तो कलादान मल्टी मॉडल ट्रांजिट ट्रांसपोर्ट प्रोजेक्ट इंक्लूड्स ए वाटरवे कंपोनेंट ऑफ 158 किलोमीटर ऑफ कलादान रिवर फ्रॉम सीतवे पोर्ट टू पलेतवा इन द म्यांमार एंड ए रोड कंपोनेंट ऑफ 109 किलोमीटर फ्रॉम द पलेतवा टू द जोरिनपुई ऑन द इंडिया म्यांमार बॉर्डर इन मिजोरम स्टेट, ठीक है। उसको अपन एजवाल भी इसके अंदर इस तरह से बोल रहे हैं। फिर हम यहाँ पर देखेंगे कनेक्ट सी पोर्ट ऑफ द कोलकाता विद द सी पोर्ट ऑफ द म्यांमार, दैट इज सीतवे सी पोर्ट से अपन इसके अंदर कनेक्ट कर रहे हैं।
और करंट अगर हम देखें इसका रूट फ्रॉम द नॉर्थ ईस्ट से अगर हम देखें तो टू कोलकाता इस चिकन नेक है, जहाँ पर बहुत सारी हैवी ट्रैफिक है, तो उसको एक तरह से हैवी ट्रैफिक का से बचने के लिए, उसको डाइवर्ट करने के लिए, और जियो पॉलिटिकल सिग्निफिकेंस ये भी है कि वहाँ पर अगर मान लो बांग्लादेश, जैसे बांग्लादेश के अंदर ये बात भी उठी थी, बांग्लादेश या फिर चाइना वहाँ पर दो अपने एक तरह से नेवल शिप ला के खड़ा कर देगा तो वो ब्लॉक हो जाएगा, राइट। सिमिलरली जैसे कि हम चाइनीज डिलेमा स्टेट ऑफ मलाका के बारे में बात कर रहे थे, तो इसलिए यहाँ पर एक हमको अल्टरनेटिव रूट चाहिए। तो कोलकाता टू मिजोरम बाय अप्रोक्सीमेटली 1000 किलोमीटर, ये जो ऐसे घूम कर जाओगे तो 1000 किलोमीटर तक आपको कम यहाँ पर जाना पड़ेगा अगर आप कलादान रिवर प्रोजेक्ट से यहाँ पर जाओगे तो, राइट। एंड कट द ट्रैवल टाइम भी हमारा कम हो जाएगा इसके अंदर, आप देख सकते हैं 3 to 4 days ऑफ ट्रांसपोर्ट ऑफ गुड्स से कम हो जाएगा हमारा। आई होप दिस इज क्लियर। तो इंडिया म्यांमार थाईलैंड हाईवे प्रोजेक्ट एक ये भी है, राइट, जो कि आप इसके अंदर देख सकते हैं। इंडिया, म्यांमार और थाईलैंड, ये एक प्रोजेक्ट बन रहा है जिसके अंदर इंडिया से एक इस तरह का म्यांमार जाएंगे, पहले हम म्यांमार से फिर थाईलैंड कनेक्ट करेंगे। तो ये भी एक प्रोजेक्ट है, राइट, जिसके अंदर कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट आप देख सकते हैं इसके अंदर। इसके अलावा आप देखेंगे तो इंडिया म्यांमार थाईलैंड जो है वो एक ट्राइलेटरल हाईवे है, जिसके अंदर एक मोरे इन इंडिया टू माइसोट इन थाईलैंड वाया मंडले इन म्यांमार, इस तरह से यहाँ पर कनेक्टिविटी रूट है। इट वुड स्ट्रेंथन इंडिया ट्रेड एंड ट्रांसपोर्ट लिंक्स विद द साउथ ईस्ट एशिया, राइट। तो यहाँ तक का आज हम इसके अंदर कवर कर लेते हैं। दैट्स ऑल फॉर टुडेज क्लास, और फिर नेक्स्ट क्लास के अंदर इसके अंदर आगे का अपन चलेंगे। तो दैट्स ऑल फॉर टुडेज क्लास। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग मी सो काइंडली। बाय बाय।